नमस्कार। द सूत्रधार के रहस्यमयी भूतहा कल्पनीय कहानियों के इस खास सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजन झा उपस्थित हूं इस सेगमेंट की एक नई कहानी के साथ। जो कहानी आज आपको सुना रहे हैं इसमें भी एक लड़की की मौत होती है और घटना के 10 सालों के बाद भी यह सबके लिए रहस्य बनी हुई है। इस कहानी में कई ऐसी बातें हैं जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। कहानी है एलिसा लैम नाम के 21 साल की एक लड़की की। एलिसा की मौत के राज पर से पर्दा उठाने के लिए उसके मौत के ठीक पहले का वीडियो सार्वजनिक किया गया था ताकि इसे लेकर एक निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। कहानी के साथ साथ आपको यह वीडियो भी दिखाएंगे। इस वीडियो में भी कई रहस्य हैं जिसे लेकर लोगों ने अपनी अपनी राय साझा की है। वीडियो में एलिसा की हरकतें आप खुद देखेंगे। तो पहले कहानी शुरू करते हैं। 21 साल की एलिसा कनाडा में रहती थी। एलिसा के पिता कनाडा के रहने वाले और मां चीन से थी। एलिसा ब्रिटिश कोलंबिया कॉलेज की छात्रा थी। इसी बीच एक दिन वह अपने पेरेंट्स से कहती है कि वो घूमने के लिए लॉस एंजलिस जाना चाहती है और सब कुछ ठीक रहा तो आगे की पढ़ाई भी वो वहीं से करेगी। एलिसा की जिद थी कि वह अकेले लॉस एंजलिस जाएगी, जिस पर उसके पेरेंट्स, उसके माँ बाप तैयार नहीं थे। परिवार चूंकि संपन्न था तो पेरेंट्स के मना करने का कारण रुपया पैसा नहीं था, बल्कि उसके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी अकेले लॉस एंजलिस के ट्रिप पर जाए। इसका कारण यह था कि एलिसा बीमार रहती थी। इसके अलावा एलिसा बाइपोलर डिसऑर्डर की भी शिकार थी। ऐसे में माँ बाप को चिंता थी कि एलिसा अकेले कैसे रहेगी, वो खुद को कैसे संभालेगी। हालांकि एलिसा जिद पकड़ चुकी थी। एलिसा की जिद के आगे माँ बाप को झुकना पड़ा। दोनों एलिसा को लॉस एंजलिस भेजने के लिए मान जाते हैं, लेकिन इस दौरान उन्होंने एलिसा के सामने 2 शर्त रख दी। पहली शर्त यह थी कि एलिसा लॉस एंजलिस में जहाँ पे रहेगी तो वहाँ रहने के लिए जो होटल बुक होगा वो पहले ही होगा, मतलब वहाँ जाने के बाद नहीं, पहले ही, ताकि पेरेंट्स को पता रहे कि वह कहाँ ठहरी हुई है। और दूसरी शर्त में कहा गया कि एलिसा को हर रोज़ होटल पहुंचकर, माने दिन भर घूमे फिर होटल पहुंचकर उन्हें कॉल करना पड़ेगा पेरेंट्स को। मतलब घूमने फिरने के बाद वह रोज़ पेरेंट्स से बात करेगी, उनके टच में रहेगी। एलिसा दोनों शर्तें मान जाती है। इसके बाद 26 जनवरी 2013 को एलिसा कनाडा से लॉस एंजलिस के लिए निकल जाती है, वहाँ पहुँच जाती है। यहाँ एलिसा होटल सेशिल में ठहरती है। बता दें कि उस समय यह होटल काफ़ी बदनाम होटल माना जाता था। होटल के बदनामी का कारण यह था कि जिस इलाके में यह होटल था उसके आसपास चोरों, बदमाशों और गैर कानूनी काम करने वालों का अड्डा था। तो कई बार अपराधी प्रवृत्ति के लोग होटल में ठहरते थे, आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते थे, वहीं जाकर छिप जाते थे। और यह जो होटल है ये पहले से ही आत्महत्याओं, रेप और मर्डर जैसी घटनाओं के लिए कुख्यात रहा है। लेकिन दूसरी बात यह थी कि होटल अपेक्षाकृत दूसरे होटलों की तुलना में काफ़ी सस्ता था। तो सस्ता होने के कारण एलिसा इस होटल में ठहरने का विचार करती है, या हो सकता है कि इस होटल में ठहर कर एक तरह का एडवेंचर कर रही हो। खैर, जो भी हो, एलिसा यहाँ ठहरती है और वह अपने लिए शेयरिंग वाला कमरा बुक करती है, जिसमें उसे दूसरों के साथ रूम साझा करना था। एलिसा की बीमारी और उसके अजीब स्वभाव के कारण जल्दी ही उसके जो रूममेट्स थे, रूम पार्टनर थे, उन्होंने होटल प्रबंधन को उसकी शिकायत कर दी। शिकायत मिलने के बाद होटल प्रबंधन ने एलिसा को एक अलग कमरा दे दिया, छोटा सा एक कमरा उसको दे दिया जहां उसको अकेले रहना था, एक सिंगल रूम। एलिसा इस बीच अपने पेरेंट्स को कॉल करती है और कमरे में शिफ्ट होने की जानकारी देती है। अगले दिन वह घूमने निकल जाती है। फिर शाम को होटल पहुंचकर पेरेंट्स से बात करती है, दिन भर क्या हुआ, कहाँ घूमा, सारी जानकारी देती है। इस तरह दिन गुजरने लगे और कई दिन गुजर गए। एलिसा हर रोज़ घूम करके आती, होटल के अपने कमरे में आराम करती, उसके बाद अपने पेरेंट्स को, अपनी माँ को फ़ोन करती और यह सिलसिला 30 जनवरी तक चलता रहा। अब दिन आ चुका था 31 जनवरी का और इसी दिन एलिसा उस होटल से चेकआउट करने वाली थी। इसके पहले उसने पास ही के एक दुकान से पेरेंट्स के लिए गिफ्ट खरीदा, कुछ म्यूज़िक एल्बम खरीदे और कुछ किताबें खरीदी। ये सारी शॉपिंग हो जाने के बाद वो अपने होटल में लौट आई। बाहर से आने के बाद एलिजा पहली बार ऐसा मौका था जब अपने पेरेंट्स को फ़ोन नहीं करती है। इधर पेरेंट्स
चिंतित होने लगे, क्योंकि शर्त के अनुसार एलिसा को फ़ोन करना था, जो वो रोज़ कर भी रही थी। माँ बाप इंतज़ार करते रहे, लेकिन बेटी का फ़ोन नहीं आया। काफ़ी समय बीत गया, एलिसा का फ़ोन नहीं आया तो उनकी चिंता बढ़ गई। फिर उन्होंने अपनी तरफ से कई बार एलिसा को फ़ोन ट्राई किया, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ आया, उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। पेरेंट्स को एलिसा के होटल के बारे में जानकारी थी, इसलिए उन्होंने होटल के नंबर पर फ़ोन किया और होटल के मैनेजर से बात की, उनसे एलिसा के बारे में पूछा। होटल का स्टाफ एलिसा को ढूंढने उसके कमरे में गया तो कमरा खाली था, एलिसा वहाँ नहीं थी। यह जानकारी उसके माँ बाप को दी गई। इधर होटल के सभी स्टाफ पूरे होटल की खाक छानने लगे और एलिसा को ढूंढने लगे। पूरे होटल में सर्च करने के बाद भी एलिसा का कुछ पता नहीं चला। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिस होटल पहुंचती है और एलिसा की तलाश में जुट जाती है। होटल के जितने भी सीसीटीवी फुटेजेस थे सारे खंगाले जाने लगे। इस दौरान होटल वालों को एलिसा का एक वीडियो फुटेज मिलता है। यह वीडियो होटल के एक लिफ्ट में लगे सीसीटीवी कैमरे का था। लगभग 4 मिनट का यह वीडियो पुलिस वालों को सौंपा गया और इसी वीडियो को पुलिस ने सार्वजनिक किया था। यह वीडियो एक विंडो में चला देते हैं, आप इसे देखिए और कहानी भी सुनते रहिए। वीडियो में आप एलिसा को लिफ्ट के अंदर आता हुआ देख सकते हैं। एलिसा अंदर आती है और लिफ्ट का बटन दबाती है, लेकिन इसके बाद भी लिफ्ट का दरवाज़ा बंद नहीं होता है। अब आप लिफ्ट के अंदर मौजूद एलिसा की हरकतों को ध्यान से देखिए। वो कई बार लिफ्ट के बाहर झांकती है, जैसे किसी का इंतज़ार कर रही हो या कोई लिफ्ट के अगल बगल में खड़ा हो। इस बीच एलिसा कई बार लिफ्ट से बाहर जाती है, फिर अंदर आती है। एलिसा के बाहर निकल जाने के बाद भी लिफ्ट का दरवाज़ा बंद नहीं होता। एलिसा फिर से अंदर आती है, वो सीसीटीवी कैमरे के तरफ भी देखती है और इस बार फिर से वो लिफ्ट के बटन को दबाने लगती है। यह सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहता है, लेकिन लिफ्ट का दरवाज़ा बंद नहीं होता। इस बीच वो कई बार बाहर गई, कई बार अंदर आई, सीसीटीवी कैमरे को देखा। थोड़ी देर के बाद एलिसा लिफ्ट के बाहर किसी से बात करते हुई देखी जा सकती है, लेकिन वह किससे बात कर रही थी, क्योंकि बाहर तो कोई था ही नहीं। फिर वो अंदर आती है और इस तरह साइड होकर खड़ी हो जाती है जैसे उसके पास कोई खड़ा हो, लेकिन कैमरे में कुछ भी कैद नहीं हुआ। वीडियो में आप देख सकते हैं कि वह लिफ्ट के सारे बटन दबा रही है कि किसी भी फ्लोर तक लिफ्ट पहुंच जाए, उसकी ये कोशिश होती है, इसीलिए वो सारे बटन दबाती है। लिफ्ट नहीं चलती, वह फिर से बाहर निकलती है। वह लिफ्ट के एक छोर से दूसरे छोर तक जाती है, बाहर लिफ्ट के बाहर भी खड़ी होती है, कई बार लिफ्ट से सट करके खड़ी होती है, लिफ्ट के दरवाजे के पास खड़ी होती है और लिफ्ट के एक छोर से दूसरे छोर पे जाके खड़ी हो जाती है। ऐसा लगता है कि वो किसी से बात कर रही होती है। वो फिर से लिफ्ट में आती है। इस बार वह काफ़ी डरी हुई हालत में लिफ्ट में आती है। इस बार जैसे ही वो लिफ्ट के अंदर आती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई उसका गला घोंट रहा है। एलिसा अपने को बचाने के लिए अपने दोनों हाथ गले तक ले जाती है और थोड़ी ही देर में हाथ नीचे। इस पूरे वीडियो में एलिसा के अलावा और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बाद एलिसा लिफ्ट के बाहर पहुंच जाती है और तभी अचानक लिफ्ट बंद हो जाती है। यही एलिसा का आखिरी वीडियो था और यहीं पे एलिसा आखिरी बार देखी गई थी। इस वीडियो में वो आखिरी बार जिंदा नजर आई थी। करीब 4 मिनट के इस वीडियो को खुद लॉस एंजलिस पुलिस ने जारी किया था। इसकी भी एक वजह थी। एलिसा को तलाश करते हुए पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लग रहा था, कोई सुराग नहीं लग रहा था, नहीं एलिसा का कुछ पता ही चल रहा था। ऐसे में पुलिस यह चाहती थी कि कोई आदमी इस वीडियो को रिकॉर्ड करे और इसके वजह से इसे इंटरनेट पे फैलाया गया था। तो पुलिस यह चाहती थी कि लोग इस वीडियो के बारे में जिसके पास जो भी जानकारी हो वो साझा करे, ताकि इस केस को सॉल्व करने में पुलिस की मदद हो सके। वीडियो में एलिसा की हरकतों की वजह से यह वीडियो वायरल हो गया। मतलब एलिसा जिस तरीके से हरकत कर रही है, वहाँ कोई नहीं है, वो बात कर रही है, लिफ्ट के अंदर जाना, बाहर आना, गला दबाना, तो इन सब वजहों से यह वीडियो वायरल हो गया। ज़्यादातर लोगों ने इस घटना को भूतिया घटना करार दिया। किसी ने कहा कि यह यहाँ आत्मा की मौजूदगी है,
किसी ने कहा कि बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित होने के कारण एलिसा को ऐसा लग रहा था कि उसके आसपास कोई है, और वास्तविकता यह थी कि वहाँ कोई नहीं था, बल्कि एलिसा को यह वहम हो रहा था। लिफ्ट के बारे में कहा गया कि एक साथ कई बटन दबाए जाने के कारण हो सकता है कि लिफ्ट ना चल रही हो। हालांकि कई बार ऐसा भी हुआ कि कुछ मिनट तक एक भी बटन नहीं दबाया गया, तब भी लिफ्ट को चलना चाहिए था, लेकिन लिफ्ट नहीं चलता। जिस होटल की यह घटना है उसका पिछला रिकॉर्ड भी बहुत खराब है। होटल सेसिल आबादी से दूर था। इस होटल में इससे पहले भी कई अजीब हादसे हुए थे। 1962 में एक महिला ने होटल की छत से छलांग लगा दी थी और सीधे नीचे खड़े एक शख्स के ऊपर गिर गई थी। इससे मौके पर ही इन दोनों की मौत हो गई थी। इसके बाद 1964 में एक महिला का इसी होटल के कमरे में रेप और मर्डर हुआ था। होटल के इतिहास में कुल 16 संदेहास्पद मौत के मामले दर्ज थे। 1985 में एक खतरनाक सीरियल किलर के भी इसी होटल में छिपे होने की जानकारी मिली थी। ऐसे ही कई अपराध के किस्से इस बदनाम होटल से जुड़े हुए थे। कई सीरियल किलरों का पनाहगार बने इस होटल में घटी एक घटना पर तो हॉलीवुड की फिल्म तक बना दी गई थी। हुआ यह था कि 90 के दशक के शुरुआत में ब्लैक दाहिला या एलिजाबेथ अपनी बेटी के साथ यहाँ रहने आई थी। उन्हें उनकी छत से काले रंग का पानी टपकता हुआ मिला था। इसकी शिकायत उन्होंने होटल मैनेजमेंट से की। फिर अचानक ब्लैक दाहिला या एलिजाबेथ की मौत हो गई थी। यह मौत कैसे हुई किसी को नहीं पता। बाद में इसी को लेकर शायद 2005 में एक फिल्म बनी, ब्लैक वाटर। इस फिल्म के एक सीन में लिफ्ट की एक घटना दिखाई गई है। उसमें भी किसी अदृश्य शक्ति ने लिफ्ट को रोक रखा है और लिफ्ट का दरवाज़ा खुला हुआ है और अदृश्य ताकत एक महिला को मार देती है। हालांकि यह फिल्म आई थी 2005 में और एलिसा की घटना घट रही है 2013 में। अब वापस लौटते हैं एलिसा की गुमशुदगी पर। अब एलिसा के माँ बाप भी बेटी को ढूंढने के लिए लॉस एंजलिस पहुंच गए। एलिसा का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। इसी तरह करीब 15-16 दिन बीत गए। 31 जनवरी को एलिसा गायब हुई थी और अब 17 फरवरी का समय आ चुका था। 17 फरवरी को अचानक होटल में ठहरे कुछ लोगों ने होटल वालों को खराब और बदबूदार पानी आने की शिकायत की। लोगों का कहना था कि पानी काला और बदबूदार है, इसका टेस्ट बेहद खराब है। साथ ही पानी का फ्लो काफ़ी धीमा है। एक साथ कई लोगों ने जब एक ही तरह की शिकायत की तो होटल के स्टाफ छत पर पहुंचे। वहां पानी की टंकी को चेक किया गया। होटल की छत पर कुल 4 टंकियां थीं। स्टाफ के अलावा और किसी को भी होटल की छत पर जाने की इजाज़त नहीं थी। ये रूल था। छत को लॉक कर दिया गया था। होटल में हुए आत्महत्या के मामलों को देखते हुए ऐसा किया गया था। लोग चोरी छिपे होटल के छत तक नहीं पहुंच सके, इसके लिए वहां पे एक अलार्म भी सेट किया गया था, ताकि अगर कोई छत पर जाने की कोशिश करे या पानी की टंकी के आसपास पहुंचे तो अलार्म बजने लगे। हालांकि जब उस दिन स्टाफ वहां पहुंचा तो कोई भी अलार्म नहीं बजा था। मेन टैंक का लॉक भी खुला हुआ था। इसके बाद जब होटल स्टाफ ने पानी के टैंक का ढक्कन खोला तो उनके होश उड़ गए। पानी की टंकी में एक लड़की की फूली हुई लाश तैर रही थी। लाश सड़ने लगी थी। ढक्कन खुलते ही पूरे इलाके में बदबू फैल गई। एक चौंकाने वाली बात और थी, लाश के बदन पर एक भी कपड़े नहीं थे। उसके कपड़े अलग तैर रहे थे। लाश को बाहर निकाला जाता है, शिनाख्त कराई जाती है तो पता चलता है कि यह लाश किसी और की नहीं बल्कि एलिसा की थी। 31 जनवरी को गायब एलिसा की लाश 16 दिन बाद होटल के पानी की टंकी से बरामद होती है। अब जो लोग होटल में ठहरे हुए थे उनकी हालत खराब हो गई। पानी की धीमी सप्लाई और ख़राब टेस्ट की वजह सामने थी। कईयों को सदमा लग गया क्योंकि वो वही पानी पी रहे थे। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इधर सीसीटीवी फुटेज द्वारा एलिसा की हरकतों को एक बार फिर से स्टडी किया जाने लगा। जिंदा एलिसा की आखिरी तस्वीरें यही थी। कई लोगों को लगा कि शायद एलिसा होश में नहीं है और उसने नशा किया हुआ है। इसी दौरान नशे में वह पानी की टंकी में जा गिरी होगी। और भी कई तरह की बातें लोगों ने की, जितनी मुंह उतनी बातें। लेकिन जब एलिसा का पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आया तो इन अटकलों पर विराम लग गया।
पता चला कि मरने से पहले एलिसा पूरे होश और हवास में थी। उसने न किसी प्रतिबंधित दवा का सेवन किया था और न ही किसी तरह का अल्कोहल या ड्रग्स लिया था। एक सच यह भी है कि एलिसा बाइपोलर और डिप्रेशन का शिकार जरूर थी। इसलिए यह भी अनुमान लगाया गया कि शायद एलिसा ने अपनी दवाएं ठीक से नहीं खाई होंगी, ठीक से नहीं ली होंगी, समय पे नहीं ली होंगी और इसलिए वह ऐसी हरकतें कर रही थी। लेकिन सवाल अब भी कई सारे थे। सवाल था कि लिफ्ट चल क्यों नहीं रही थी? सारे बटन दबाने के बाद भी वो बंद क्यों नहीं हो रही थी? सवाल था कि एलिसा लिफ्ट में किससे बातें कर रही थी, क्योंकि फुटेज में एलिसा के अलावा कोई और नहीं दिखता। सवाल यह भी था कि एलिसा उस छत की टंकी तक कैसे पहुंची, क्योंकि छत तक जाने के पहले बजने वाले अलार्म को बंद करने की ज़रूरत होती है। अलार्म बंद करने का तरीका होटल स्टाफ के अलावा किसी और को पता नहीं था। तो ऐसे में उस दिन अलार्म क्यों नहीं बजा, और बजा भी तो इतनी जल्दी एलिसा ने उसे बंद कैसे कर दिया? मान लिया कि उसने किसी भी तरह मैनेज किया होगा और वह छत तक पहुंच गई। छत पर जाकर उसने टंकी का इतना भारी ढक्कन अकेले कैसे खोला होगा? दूसरी जरूरी बात यह कि अगर उसे आत्महत्या ही करनी थी तो वह छत से कूदकर भी की जा सकती थी। किसी तरह छत पर जाना, ताला तोड़ना, इतने ऊंचे ढक्कन तक पहुंचना, ढक्कन को अकेले हटाना, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार एलिसा की मौत का कारण पानी में डूबना था, लेकिन यह साफ नहीं हो पाया कि यह सुसाइड था या मर्डर। और सबसे बड़ी बात यह कि किसी इंसान या कैमरे ने एलिसा को लिफ्ट या लॉबी से छत तक जाते हुए नहीं देखा। फिर वो वहां तक पहुंची कैसे? लिफ्ट के बाहर से एलिसा गायब कहां और कैसे हो गई? लॉस एंजलिस पुलिस के पास इसमें से किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। घटना के 9 से 10 साल बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। हालांकि लाश मिलने के बाद एलिसा के माता पिता ने होटल प्रबंधन पर या होटल के खिलाफ केस ठोक दिया था। आधार बनाया गया कि चेक इन से लेकर चेकआउट तक होटल के ग्राहकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होटल की होती है। यदि एक कस्टमर बिना रोक टोक छत पर चला जाता है और पानी की टंकी में मृत पाया जाता है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है। कई सालों तक यह केस कोर्ट में चला। होटल की तरफ से जो तर्क दिया गया, अंतिम तर्क यह दिया गया कि बेशक होटल के कस्टमर्स के सुरक्षा की जिम्मेदारी होटल की है, लेकिन कस्टमर्स के लिए भी प्रबंधन द्वारा कुछ कानून बनाए गए हैं। यदि कस्टमर इसका पालन नहीं करते तो होटल हुए नुकसान की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। एलिसा के मामले में भी ऐसा ही था। होटल के छत पर जाना कस्टमर्स के लिए अलाउड नहीं था। ऐसे में एलिसा ने नियम तोड़ा था और इसकी जिम्मेदारी होटल नहीं ले सकता। इसी तर्क के कारण होटल यह केस जीत जाता है। परंतु एलिसा की मौत को लेकर सस्पेंस आज भी बना हुआ है। होटल का इतिहास और घटित होने वाली घटनाओं के आधार पर स्थानीय लोग मानते हैं कि एलिसा की मौत न तो किसी बीमारी से हुई, न उसका मर्डर हुआ, बल्कि उसकी मौत का कारण दुष्ट आत्माएं हैं। खासकर लिफ्ट के अंदर एलिसा जिस तरीके की हरकतें कर रही हैं और इस घटना से जुड़े हुए ये जो सवाल हैं, जो अनसुलझे सवाल हैं जिसका जवाब किसी के पास नहीं है, इस तर्क को सही मानने वालों की संख्या ज़्यादा है कि एलिसा की मौत का कारण कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी ही है। हालांकि पुलिस आत्मा, भूत प्रेत और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जैसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करती, लेकिन उनके पास एलिसा की मौत क्यों और कैसे हुई इसका जवाब भी नहीं है। तो यह थी आज की हमारी कहानी। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे एक अन्य कहानी के साथ। द सूत्रधार पर कहानियों का सिलसिला जारी है। आभार।